साइटिका का दर्द आजकल काफी सारे लोगों में देखने को मिलता है, क्योंकि आज के टाइम पर लोगों को ज्यादातर बैठकर ही सारे दिन काम करना पड़ता है, जिसका बुरा असर हमारी सेहत पर पड़ता है और हमें साइटिका जैसी बीमारियां होने की संभावना भी बढ़ जाती है। ऐसे में लोगों को ऐसी बीमारी की जानकारी होने की जरूरत है ताकि वे इसका इलाज सही तरीके से कर सकें। क्या आपको भी कभी कमर दर्द या शरीर के निचले हिस्से में दर्द होता है? अगर हाँ, तो आपको इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये साइटिका का कारण बन सकता है। ये बीमारी लंबे समय तक बैठे रहने या खड़े रहने से शरीर में गैस बढ़ने से होती है। इस दौरान शरीर में विटामिन डी, कैल्शियम व विटामिन B12 की कमी हो जाती है। शरीर में नस दबने लगती है। किसी किसी को हड्डी बढ़ने की शिकायत हो जाती है, जिससे शरीर के निचले हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम हो जाता है। शरीर जकड़ जाता है। एक बार बैठ जाओ तो खड़ा होना मुश्किल होता है। किसी को ये एक पैर में हो जाती है तो किसी को दोनों पैरों में। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि इस बीमारी के और क्या क्या लक्षण होते हैं। साइटिका आखिर है क्या और ये कैसे होता है? पहले मैं शुरू करना चाहूंगा कि कमर दर्द क्या है। जी, है ना? जड़ कमर दर्द होता है, किसी भी कारण से हो सकता है कमर दर्द। एक विशेष प्रकार का कमर दर्द जब वह पैरों की तरफ जाने लग जाता है और मरीज को कमर से लेकर ऐसा लगता है कि एक खींच पड़ रही है और कोई उसे अंदर से खींच रहा है पैरों तक, और उसको चलने में परेशानी होने लग जाती है, उसे हम सियाटिका कहते हैं। सियाटिका मतलब सियाटिक नर्व का इन्फ्लेमेशन होता है, तब हमें सियाटिका का पेन होता है। सियाटिका का दर्द इसलिए होता है क्योंकि जो नर्व जहाँ से शुरू होती है और जब वो पैरों के रास्ते जा रही है तो उसमें कहीं पर कुछ अड़चन है, जिसकी वजह से नर्व के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और उसमें इन्फ्लेमेशन हो रही है। इसका मुख्य कारण यह होता है कि हमारी कमर में कोई डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है। ये मैं आपको एक स्पाइन का मॉडल दिखाना चाहूँगा। इसमें ये हमारी हिप्स की हड्डी है और यह हमारी वर्टिब्रेस हैं। वर्टिब्रेस के नीचे ये जो छोटी छोटी हड्डियाँ के नीचे आप देख रहे हैं, ये हमारी डिस्क हैं। इन्हें हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं या, और इसी में पीछे की तरफ यह जो पीछे जा रहा है, ये हमारी मेन स्पाइनल कॉर्ड है। ये जो हमारी डिस्क्स होती हैं, ये हमारी बॉडी के शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं। तो जो हमारी बॉडी का वेट होता है ऊपर से लेकर नीचे तक, वह इन डिस्क के द्वारा पैरों तक ट्रांसमिट होता है और इनके पीछे की तरफ इस हड्डियों के बीच में हमारी स्पाइनल कॉर्ड ट्रैवल करती है। उसी में से कुछ कोशिकाएं निकल के, कुछ नर्व्स निकल के सारे शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक नर्वस देती हैं। इन डिस्क के खराबी के कारण डिस्क पीछे की तरफ खिसक जाती है। अगर यह डिस्क पीछे की तरफ खिसक जाती है तो यह इन नर्व्स पर, जो ये आप छोटी छोटी नर्व्स देख रहे हैं, इन नर्व्स पर कुछ प्रेशर देने लग जाती है। उस प्रेशर के कारण जो दर्द उत्पन्न होता है या जो दर्द नीचे की तरफ ट्रेवल होता है, उसे हम सियाटिका का दर्द कहते हैं। इलाज सर इसका क्या है? सियाटिका का इलाज देखिए, ये डिपेंड करता है कि हम किस स्टेज में हैं। अगर स्टेजेस की बात करें तो हो सकता है किसी को सिर्फ हड्डियों में कुछ कमी हो, किसी को सिर्फ डिस्क हल्की सी खराब हुई हो, किसी को डिस्क पूरी तरह निकल गई हो और किसी को दर्द इतना ज़्यादा हो कि वह उसे बियर ही नहीं कर पा रहा हो। तो स्टेज पर डिपेंड करता है कि हमें किस प्रकार से सियाटिका का या कमर दर्द का इलाज करना चाहिए। अगर दर्द ऐसा है कि आदमी बियर कर सकता है, वह अपना रूटीन कार्य कर सकता है, घर का कार्य कर सकता है, तो उसे कुछ बातों का ध्यान रख करके दवाइयों से ही इलाज करना चाहिए। अगर यह दर्द ज़्यादा बढ़ गया है, नसों में या पैरों में कमज़ोरी आ रही है, व्यक्ति अपना रूटीन कार्य भी नहीं कर पा रहा है, तो अब उसे किसी प्रकार की सर्जरी की या किसी अन्य ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है।
सर, सियाटिका की हम ट्रीटमेंट पे बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर जानना चाहेंगे कि डिस्क प्रोलैप्स के जो एडवांस ट्रीटमेंट है वो क्या क्या है? देखिए, एडवांस ट्रीटमेंट्स में 2 प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है जी। एक तो हम कुछ इंजेक्शंस लगा सकते हैं मरीज को कमर में, जिनसे कि उन नसों को सुन्न किया जा सकता है जिनके ऊपर की ये परेशानी पैदा हो रही है। इसको हमारे यहाँ कहलाता है RF एब्लेशन। RF एब्लेशन में जो नसें खराब हो गई हैं उन्हें सुन्न कर दिया जाता है, और उसको सुन्न करने की वजह से व्यक्ति को दर्द में आराम मिल जाता है। परंतु अगर डिस्क ज़्यादा ही निकल गई है और मरीज को बहुत ज़्यादा परेशानी है तो हमें इसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी कई प्रकार से की जाती है, जैसे एक माइक्रोस्कोप में देख के कर सकते हैं हम सर्जरी। नई पद्धति में आजकल एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी का प्रचलन बढ़ रहा है, और एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी को तो हम आजकल डे केयर के रूप में कर रहे हैं कि सवेरे मरीज आया, सर्जरी कराई, शाम को चलता हुआ वापस चला गया, तो इसे हम बैंडेड सर्जरी भी कहते हैं। लेकिन इसका सक्सेसफुल रेट कितना रहता है? देखिए, आज की डेट में जिसको यह सर्जरी इंडिकेटेड है, बहुत सारे लोग ऐसा कह सकते हैं कि सर्जरी से ठीक नहीं हुए या परेशानी हो गई, तो अगर हम सही से पेशेंट का सिलेक्शन करें और देखें कि इसको इस सर्जरी की ज़रूरत है, अगर उसको उस सर्जरी की ज़रूरत है तो 100% सक्सेस रेट है। आजकल की अगर लाइफस्टाइल की बात करी जाए तो लगातार लोगों को बैठना पड़ता है, लगातार बैठे रहने की वजह से ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं उनके जीवन में सामने उनको आती ही है, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कुछ उपाय हैं जो कि हमें अपने जीवन में बिल्कुल धारण कर लेने चाहिए। सबसे पहले तो हम सभी को मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। मॉर्निंग वॉक करने से मसल्स की टोन अच्छी रहती है, बॉडी की अच्छी टोन रहती है, तो जो हड्डियों पे और डिस्क पर जो प्रेशर्स आने होते हैं वह नहीं आते। दूसरा, हमें अपने वेट का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। ओवरवेट लोगों में यह परेशानी हमेशा ज़्यादा आएगी, तो हमें उसके लिए अपना खान पान ठीक रखना चाहिए, अपना कैलोरी इंटेक देखना चाहिए, जिससे कि हमारा वेट ना बढ़े। एक आइडियल वेट मेंटेन करने से डिस्क की प्रॉब्लम आने की संभावना 50% से कम हो जाती है। तीसरा, हमें अपने पोस्चर पे ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम आजकल के ऑफिसेज में या हमारे कार्यशैली में बहुत देर तक बैठे रहते हैं या एबनॉर्मल पोस्चर्स में काम करते हैं, वह सब हमें अवॉइड करना चाहिए। कंप्यूटर की स्क्रीन हमें अपने आँख के लेवल पे रखनी चाहिए। जो हमारा एर्गोनॉमिक्स है हॉस्पिटल या ऑफिस एनवायरनमेंट में, टेबल का, चेयर का, वो हमें एर्गोनॉमिकली प्लान करना चाहिए और उसको यूज़ करना चाहिए। इसके साथ साथ कंप्यूटर पर या किसी भी जगह पर लॉन्ग टर्म अगर हमें काम करना है तो हमें आधे पौने घंटे बाद एक छोटा सा ब्रेक ले लेना चाहिए, कुछ देर चल लेना चाहिए, जिससे मसल्स को पोस्चर चेंज करने के साथ साथ उसमें ब्लड सप्लाई भी अच्छी हो सके और उनकी टोन मेंटेन रह सके। साथ ही अगर हम कोई भी भारी काम करने के आदी नहीं है, अगर हमें भारी सामान उठाने की आदत नहीं है, तो हमें एकदम से किसी दिन जाके जिम ज्वाइन नहीं कर लेना चाहिए। और क्योंकि आजकल मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि सर हम जिम गए और जिम में हमने वेट उठाया और उसके बाद कमर दर्द हो गया, तो उस केसेस में डिस्क काफ़ी ख़राब हो जाती हैं और उनका इलाज काफ़ी जटिल हो जाता है। तो ये सब प्रिकॉशंस अगर हम अपनी लाइफ में लेते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा रहेगा और इस प्रकार की परेशानियां नहीं होंगी। अगर आप शाकाहारी हैं तो हो न हो पनीर आपको बेहद पसंद होगा। किसी भी आयोजन में आपकी नजर पनीर की सब्जी पर ही सबसे पहले पड़ती होगी और आप जिस भी रेस्टोरेंट में जाते होंगे पनीर का एक व्यंजन तो जरूर ही मंगाते होंगे। पनीर एक ऐसी चीज है जिसे नमकीन और मीठे दोनों रूपों में खाया जाता है। स्नैक से लेकर डेजर्ट और डिनर की सब्जी में भी पनीर का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। अमूमन लोग इसे स्वाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर आपको जानकर शायद हैरानी हो कि पनीर खाने के ढेरों फायदे भी हैं। पनीर में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन से मांसपेशियां मजबूत होती हैं। पनीर के सेवन से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में सहायता मिलती है। पनीर कैल्शियम का एक अच्छा माध्यम है। इससे हड्डियों और दांतों को मजबूती मिलती है। पनीर में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है,
विटामिन डी शरीर के लिए एक आवश्यक तत्व है। जिन लोगों को वजन घटाना हो उनके लिए भी पनीर बहुत फायदेमंद है। साथ ही ये डायबिटीज के मरीजों के लिए भी अच्छा होता है। इसमें ओमेगा 3 भी पाया जाता है जो मानसिक विकास में सहायक होता है। इसमें कई ऐसे खनिज होते हैं जिनकी शरीर को आवश्यकता होती है। पनीर खाने से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का स्तर संतुलित रहता है।